एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सच एक है और ज्ञानी लोग उसे अलग अलग प्रकार से कहते हैं। सच को कहने के इन तरीकों में से एक तरीका ऐसा है जो सिर्फ अनुभव द्वारा ही कहा जा सकता है। जाही बीती सो जाने, यानी ऐसा सच जो जिस पर बीता है वो ही जान सकता है। जातिवाद एक ऐसा ही सच है। जाति जो कभी नहीं जाती। स्वदेश पिक्चर का ये डायलॉग आपको जरूर याद होगा। फिर ये भी सुना होगा कि जातिवाद पुराने जमाने की बात है। खैर, ये पुराने जमाने की बात थी या इस जमाने की भी है, ये तो बहस का विषय है, लेकिन पुराने जमाने में भी जातिवाद का मतलब क्या था, इसका लेखा जोखा किया जाना भी अब तक बाकी है। भारत के सामाजिक क्रांतिकारी नाम की एक किताब है, इसे देवेंद्र कुमार बेसंत्री ने लिखा है। बेसंत्री केरल में जाति का गणित समझाते हैं। केरल में पिछड़ा होने का मतलब होता था नंबूदरी, ब्राह्मण, नायर जैसे सवर्णों से आपको 32 फीट की दूरी रखनी होती थी। इससे नजदीक आए तो वो अपवित्र हो जाते थे। आगे और भी लेवल थे इसके। इससे ऊपर नायर, इड़वा थे, जिनसे 64 फीट की दूरी बनाकर रखनी होती थी, और इससे भी आगे थे इड़वा जाति के लोग, जिनसे 100 फीट की दूरी बनाकर रखनी होती थी। एकदम फिक्स दूरी बनाकर रखने के लिए क्या ऊंची जाति के लोग इंच टेप लेकर चलते थे या नहीं, इसका जिक्र बसंत्री ने नहीं किया है। इसी तरह अब 19वीं सदी के पुणे का हाल देखिए। रास्ते एक थे लेकिन लोग नहीं। पिछड़ों को रास्ते में चलते हुए ये ध्यान रखना होता था कि किसी ऊंची जाति वाले पर परछाई ना पड़ जाए। दिन का वो समय जब परछाई लंबी होती थी, तब सड़क पर चलने का मतलब था मौत को बुलावा देना। ऐसे में पिछड़ों को इस समय सड़क से दूर होकर बैठना पड़ता था। अछूतों को आदेश था कि अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे ताकि हिंदू इन्हें भूल से भी ना छुएं। कमर में झाड़ू बांध कर चलें ताकि इनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं और कोई हिंदू इनके पद चिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र ना हो जाए। वहां अगर मुंह थूक से भर जाए तो थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। इन्हीं परिस्थितियों में 11 अप्रैल 1827 को पुणे में जन्म हुआ महामना ज्योतिबा फुले का। बाबा साहेब आम्बेडकर ने 3 लोगों को अपना गुरु माना, महात्मा बुद्ध, कबीरदास और तीसरे ज्योतिबा फुले। आज यानी 18 काम करने वाला लड़का जाति से ब्राह्मण था। उसने अपनी शादी पर ज्योतिबा को आने का निमंत्रण दिया और ज्योतिबा चले भी गए। लेकिन ना तो ज्योतिबा को और ना ही उस लड़के को पता था कि ब्राह्मण के विवाह में पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति के आने पर मनाही थी। ज्योतिबा शादी में गए तो किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे शूद्र को यहाँ किसने आने दिया। देखते देखते हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबा को शादी से बाहर कर दिया गया। बच्चे का मन था इस घटना से गहरा चोटिल हुआ, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया कि जातिवाद की असलियत क्या है। जातिवाद के जहर से लड़ने का उन्हें एक ही माध्यम नजर आया, वो था शिक्षा। इसलिए उन्होंने अपने घर से ही इसकी शुरुआत की। दिन भर काम के बाद रात को अपनी पत्नी सावित्री बाई को अपने साथ बिठाते और पढ़ाते। आगे चलकर फुले दंपत्ति ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के पहले स्कूल की स्थापना की और महज 17 साल की उम्र में सावित्री बाई ने स्कूल में बतौर शिक्षिका पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में स्कूल में सिर्फ 9 लड़कियां पढ़ने के लिए राजी हुई, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या 25 हो गई। 1851 तक दोनों ने मिलकर पुणे में 3 ऐसे स्कूल खोले जिनमें लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के करिकुलम में गणित, विज्ञान और समाज शास्त्र भी शामिल था। इन तीनों स्कूलों को मिलाकर छात्रों की संख्या 150 थी। पढ़ाने का तरीका भी सरकारी स्कूलों से अलग था। लेखिका दिव्या कंदुकुरी लिखती हैं, फुले दंपत्ति के स्कूल में पढ़ाई का स्तर इतना बेहतर था कि सरकारी स्कूल के मुकाबले पास होने का प्रतिशत ज्यादा हुआ करता था। ये सब शांति से नहीं हुआ। एक पिछड़ी जाति की महिला खुद पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए, ये धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं था। साम दाम दंड भेद सब आजमाए गए। सबसे पहले घर से ही शुरुआत हुई। लोगों ने ज्योतिबा के पिता गोविंदराव को धमकाया, आपका लड़का धर्म के खिलाफ जा रहा है। दबाव में गोविंदराव ने ज्योतिबा को स्कूल बंद करने को कहा। ज्योतिबा नहीं माने और तब उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर भी ज्योतिबा और सावित्री बाई ने पढ़ाने का काम जारी रखा। उस दौर में राजा राममोहन रॉय और केशव चंद्र सेन जैसे लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि संसाधन उच्च वर्ग के पास थे, इसलिए शिक्षा भी पहले उनके हिस्से आती थी। समाज सुधारकों का मानना था कि उच्च वर्ग से रिसकर ये ज्ञान नीचे भी पहुंच जाएगा। हालांकि ये तरीका बिल्कुल कारगर नहीं था, क्योंकि ये तो जन्म से ही निर्धारित हो जाता था कि कौन शिक्षा हासिल करेगा और कौन सेवा करेगा। इसी के चलते ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शूद्रों, अतिशूद्रों को पंडे, पुजारी, पुरोहित और सूदखोरों की गुलामी से आजादी दिलाना।
सत्यशोधक समाज की शाखाएं मुंबई और पुणे के गांवों और कस्बों में खोली गई। एक दशक के अंदर इस संगठन ने पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच एक क्रांति का संचार कर दिया, जिसके चलते कई लोगों ने शादी और नामकरण के लिए पंडित पुरोहितों को बुलाना छोड़ दिया। ऐसे में लोगों को धमकाएगा कि बिना संस्कृत के उनकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी। तब फुले ने संदेश दिया कि जब तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला में प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है तो अपनी भाषा में की गई प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचेगी। कई मौकों पर फुले ने खुद पुरोहित बन संस्कार संपन्न करवाए और ऐसी प्रथा चलाई जिसमें पिछड़ी जाति का व्यक्ति ही पुरोहित चुना जाने लगा। जातिवाद की पोल खोलने के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी। गुलामगिरी नाम की इस किताब में ज्योतिबा फुले लिखते हैं, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों ने इन लोगों को उनके मन में ईश्वर के प्रति भावना को अपने प्रति समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। रोजलिन ओहेनलान ने अपनी किताब में एक किस्से का जिक्र किया है। ज्योतिबा पर शिवाजी महाराज का बहुत असर था। उन्होंने ही रायगढ़ जाकर पत्थर और पत्तियों के ढेर तले दबी शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा था और उसकी मरम्मत करवाई थी। बाद में उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक छंदबद्ध जीवनी भी लिखी, जिसे पोवाड़ा भी कहा जाता है। जातिवाद के साथ साथ ज्योतिबा फुले ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने गर्भवती स्त्रियों के लिए केयर सेंटर शुरू किया जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। अगला नंबर था विधवाओं को गंजा करने की कुप्रथा का, जिसका विरोध करते हुए फुले दंपत्ति ने नाइयों की हड़ताल कराई और इस प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई। पिछड़ों और महिलाओं के हक में आवाज उठाने के अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के संबंध में भी काम किया। हाल तक पिछड़ों और दबे कुचले वर्ग के लिए लगातार आवाज उठाने के बाद 28 नवंबर 1890 को महामना ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई। वसीयत में उन्होंने लिखा कि अगर उनका बेटा यशवंत आगे जाकर नालायक हो जाए या बिगड़ जाए तो उनकी संपत्ति किसी पिछड़े तबके के लायक बच्चे को दे दी जाए। क्या सेंसर बोर्ड सरकार में बैठे ऐसे लोगों के इशारे की कठपुतली है जो नहीं चाहते कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद से संघर्ष का एक शानदार अध्याय रुपहले पर्दे के जरिए जन जन तक पहुंचे हैं? उस फिल्म की जो अभी रिलीज हो जानी चाहिए थी, यानी 11 तारीख को, पर ताज़ा खबर यह है कि 11 अप्रैल को यह फिल्म रिलीज नहीं हुई और अब शायद इसे फिल्म में 3000 साल की गुलामी का जिक्र किया गया है। ये आपत्ति है सेंसर बोर्ड की। दरअसल जो में बताया गया है कि कैसे शूद्रों की इस देश में दुर्दशा थी जाति व्यवस्था के कारण। सेंसर बोर्ड का कहना है कि उसे हटा देना चाहिए। शब्दों पर भी ऐतराज है। महार, मांग, पेशवाई, मनुस्मृति, जात व्यवस्था, ये सब ऐसे शब्द हैं जो सेंसर बोर्ड को समझ में नहीं आ रहे। उन्हें लगता है कि ये शब्द फिल्म में नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बच्चा वो फुले दंपति पर कूड़ा फेंक रहा है क्योंकि वो स्कूल खोल रहे हैं लड़कियों के लिए। ब्राह्मण महासंघ पुणे का कराट ब्राह्मण महासंघ और हिंदू महासभा, इन सब ने दावा किया कि फिल्म में ब्राह्मणों को गलत तरीके से दिखाया गया है। क्या कहा गया है? सच्चे सेवक महात्मा फुले को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका मूल्य योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका जो योगदान है वो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, लेकिन प्रेरित करने वाली फिल्म जनता के बीच जाए, ये सेंसर बोर्ड में बैठे मोदी जी के लाडलों को पसंद नहीं आ रहा। इतना विरोध हुआ कि आप अगर पढ़ें तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे किस तरीके से उन्हें सताया गया। इन लोगों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और सत्यशोधक समाज की स्थापना की और धर्मशास्त्रों की तमाम बातों का तार्किक विरोध किया। और इस राह में उन्हें गोबर, पत्थर और जानलेवा हमले झेलने पड़े। वो महाराष्ट्र था जहां पेशवा काल में दलितों को कमर पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके पैरों के निशान सवर्णों की पवित्र जमीन को छूकर अपवित्र ना कर दें। गले में हाड़ी लटकानी पड़ती थी ताकि उनका जो थूक है वो पवित्रता को भंग ना कर दे, जो धरती की पवित्रता है। ये अमानवीयता थी और अमानवीयता की इस परंपरा के खिलाफ
ज्योतिबा फुले के विचार किसी मशाल की तरह थे। ज्योतिबा फुले के विचार किसी मशाल की तरह थे। उन्होंने 1873 में गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी। इस किताब ने तहलका मचा दिया। गुलामगिरी में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण कहते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ था? ऐसे सवालों ने सवर्ण समाज की नींव हिला दी। था कि ये दास प्रथा जिसके द्वारा ब्राह्मणों ने बहुजन समाज को निम्न श्रेणी में ढकेला, अमेरिका की गुलामी प्रथा जो अभी कुछ साल पहले समाप्त हो चुकी है, से बदतर दशा में पेशवाओं को कठोर ब्राह्मणी व्यवस्था तक रही है। वो हैंडल पे राहुल गांधी का बयान है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के नेता एक तरफ फुले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर आने देना नहीं चाहती। बीजेपी आरएसएस हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आने पाए। देवन ने गहरी आपत्ति जताई है, जो खुद भी ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ तथ्य दिखाए हैं, मैंने फिल्म में यह भी दिखाया कि ब्राह्मणों ने फुले को अस्पताल खोलने में मदद की। सत्यशोधक समाज में ब्राह्मण इसके स्तंभ थे। मैं क्यों अपने समुदाय को बदनाम करूंगा? ये कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। तो अनंत महादेवन इशारे में ये भी बता रहे हैं कि आजकल बहुत सी ऐसी एजेंडा फिल्में बनी हैं जिस पर सेंसर बोर्ड ने कोई ऐतराज नहीं किया, जो दरअसल तमाम झूठ को परोस रही हैं, समाज को विभाजित कर रही हैं, जबकि ये फिल्म सीधे सीधे इतिहास के गहन शोध के बाद बनाई गई है। अनंत महादेवन का दावा है कि गहन शोध किया गया है और इसकी विषय वस्तु कई पुस्तकों और ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई है। ब्राह्मणवाद का फर्क नहीं जानते। ब्राह्मण एक समुदाय है, जबकि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो मानती है कि मनुष्य और मनुष्य में भेद करने वाली वर्ण व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग मनुस्मृति को ही देश का असल संविधान मानते हैं। तमाम बड़े अंग्रेजी अखबारों के वैवाहिक विज्ञापन देखकर आप समझ सकते हैं कि समाज का संपन्न सवर्ण तबका किस तरह मनुष्य विरोधी जाति व्यवस्था से चिपका हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और संत रैदास क्या कह गए हैं वो जरूर याद रखिए। वो कह गए हैं कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। यानी अगर आप जाति के दायरे में हैं तो आप मनुष्यता का स्वाद नहीं ले सकते। तो अब आप ये तय करिए कि फिल्म का विरोध करना ठीक है या नहीं। मनुष्यता के सफर में आगे बढ़ने के बजाय जाति के गड्ढे में खुद को सुरक्षित मानना कहां तक ठीक है? इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है, उसके पीछे राजनीति क्या है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस
वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, ऐसे एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म अपने देश के सभी हिंदुओं को रेडियो भंगेरियों ने आपको कहाँ पहुँचा दिया है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन दे